अब ज्वाइन करो, अब ज्वाइन हुआ, आवाज आ रही? मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग की बात करें तो जितना भी हमें इसके अंदर पढ़ना है वो सारी चीजें जितनी भी रहेंगी इस पर रहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे डिपेंड करती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं मेनली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स आते हैं, ठीक है। सिस्टम पूरा बात करें तो सिस्टम बड़ा छोटा सा है कि इसके अंदर मेनली जो कंपोनेंट या जो ऑर्गन्स आते हैं जिसमें मेन ऑर्गन्स जो रहता है यूट्रस हो गया और ओवेरीज हो गया, ठीक है। दो ही रहते हैं, एक यूट्रस हो गया, दूसरा ओवेरीज हो गया। और इंटरनल ऑर्गन्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव के दो और आते हैं, कौन कौन सा? एक फैलोपियन ट्यूब और दूसरा आता है सर्विक्स या फिर क्या है वेजाइना, ठीक है। क्योंकि सर्विक्स जो है पार्ट हो जाता है यूट्रस का, ठीक है, इसलिए जो फोर्थ आता है वो वेजाइना आता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या ऑर्गन्स में जो आता है वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है, जो बाहरी रूप से दिखते हैं। यही चार ऑर्गन्स के बारे में यूट्रस, ओवेरीज, फैलोपियन ट्यूब और सर्विक्स, ठीक है। जितना भी मिडवाइफरी जो हमें पढ़ना है या गायनेकोलॉजी पढ़ना है वो इसी चार पॉइंट पे या चार टॉपिक, चार ऑर्गन्स के ऊपर क्या है पूरा मिडवाइफरी क्या है डिपेंड है। अब वो चाहे इनके फंक्शन को लेके हो तो चाहे इनके स्ट्रक्चर को लेके, दो ही चीजें होती है हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स क्या रहता है कि या तो उसके फंक्शन में गड़बड़ हो जाए या फिर क्या उसके स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाए, तभी कोई ना कोई क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। हम लोग को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि इन स्ट्रक्चर्स जो दिए गए हैं, ऑर्गन्स दिए गए हैं, इन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, ठीक है। इन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है, जैसे एग्जांपल्स में ले लीजिए कि यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस का जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन ये आता है कि फीटस को सर्वाइव करवाना, ठीक है। जो 9 मंथ जो फीटस जाइगोट बनता है उस जाइगोट को क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट करना, वो कहाँ पे होती है, वो यूट्रस के अंदर, ठीक है। जो पूरा जो टाइम पीरियड जो 9 मंथ तक यूट्रस का जो फंक्शन रहेगा, किस तरीके से फीटल की ग्रोथ होगी, किस तरीके से फीटल का क्या डेवलपमेंट होगा, वो भी चीजें क्या है इसके अंदर क्या हमें पढ़नी रहेंगी। ओवेरीज का क्या फंक्शन है, उसके अलावा इसमें किन किन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ सकती है या फिर कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो फिर कौन कौन सी मेडिकेशंस की क्या हमें आवश्यकता पड़ सकती है, फिर कौन कौन सी केयर की आवश्यकता पड़ सकती है, वो भी क्या हमें इन्हीं चारों टॉपिक पे, चारों ऑर्गन्स पे क्या है वो डिपेंड है, ठीक है। पूरा जो गायनेकोलॉजी डिपेंड है ये चार का बताया, चारों में नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल हो गया और एबनॉर्मल, क्लियर। दोनों कंडीशंस अभी तक जितने सिस्टम्स हम पढ़ते हैं, जितने भी जो पढ़े हुए हैं उसमें हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जब पढ़े तो उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ लिए हैं। इसके अलावा जो एमएसएन पढ़ रहे हैं या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जो पढ़े हुए उसमें क्या पढ़े, सिर्फ हम खाली डिसऑर्डर पढ़े हैं कि उसमें कोई चेंजेज हो गए, डिसीज कंडीशन हो गई, उसको किस तरीके से हो रही है, क्या होता है, वो चीज पढ़ी है। लेकिन इसके अंदर जो हमें पढ़ना है गायनेकोलॉजी के अंदर में नॉर्मल कंडीशन में किस तरीके से फंक्शन है और उसके एबनॉर्मल में किस तरीके से, ठीक है। क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद उसको क्या सर्वाइव कराना, ये क्या है नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो नॉर्मल भी हम लोग को पढ़ना है और इसके अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, यानी जो इसके फंक्शन से जो सर्वाइव चल रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस होने को मिल सकते हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, उनको भी क्या हमें पढ़ना है। इसके साथ उसको मैनेज किस तरीके से करेंगे वो भी क्या है सारा मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के अंदर क्या है वो हमें पढ़ना है। इतना क्लियर हुआ बेसिक। अब बात करते हैं इसकी सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस के अंदर बेसिक जो हम लोग को पढ़ना था वो बता दिया। अब सिलेबस आते हैं तो सिलेबस के अंदर इसका जो पूरा सिलेबस दिया गया है कितने घंटे का है, 140 घंटे का, ठीक है, जिसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक मिडवाइफरी में कर दिया गया है और दूसरा क्या है गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। या फिर सिंपल सी बात करें एक नॉर्मल में और एक एक प्रकार से क्या है एबनॉर्मल तरीके से या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स को लेके क्या उसको अलग क्या डिफाइन कर दिया गया, ठीक है।
पूरा सिलेबस जो है वो हमें कितना पढ़ना है, 140 घंटे में क्या है कवर करना है। 140 घंटे का मतलब लगभग कितनी क्लासेस होनी चाहिए, 140 क्लासेस, और 140 क्लासेस का मतलब लगभग 6 मंथ का ही पूरा आपका सिलेबस है। ठीक है, और लगभग मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, लगभग इतना ही क्या है टाइम है। सिलेबस जो दिया रहता है वो लगभग 140 घंटे का जो सिलेबस दिया गया है, पूरा सिलेबस इसके अंदर जितना भी जो है क्लिनिकल का भी है, कुछ थ्योरी का भी है, ये पूरा जो है थ्योरी का ही दिया गया है। ठीक है, जितना भी पढ़ना है तो कभी ये होता है कि कुछ टॉपिक जो होते हैं इजीली हमें समझ में आ जाते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जिनको क्या है हम देर में समझ पाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलना है, मेहनत थोड़ी आप लोग को भी करनी पड़ेगी, थोड़ी हम भी करेंगे, इससे टाइम जो हम लोग का इस टाइम में क्या हम लोग कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला जो यूनिट आता है आप लोग का, पहले यूनिट के अंदर आप लोग को सिंपल सा जो पढ़ना है वो स्कोप और ट्रेंड्स। ठीक है, यहाँ भाषा में कहे कि मिडवाइफरी होती क्या है उसके बारे में हमें क्या है पहले यूनिट में जानना है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। दूसरा सिस्टम आता है, इंपॉर्टेंट है, सबसे कम टाइम इसके लिए जो है 5 ही घंटे का है, लेकिन ये 5 घंटे का जो ये पूरा यूनिट है, इसको अगर हम लोग सेकेंड यूनिट जो हम लोग का दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है, अगर इसको हम लोग समझ लेंगे तो हमारे आगे के जो जितने भी यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं कि अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें अगर कंप्लीट पता है तो बाकी चीजें क्या है हमारे लिए आसान है। क्लियर, ये तो कॉमन था। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जब थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो थर्ड यूनिट अब यहाँ से आता है एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी और फीटल डेवलपमेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है कि आम भाषा में बोला जाए तो प्रेगनेंसी कंसीव कराना, फीटस को सर्वाइव कराना। ठीक है, या फिर क्या है एक हिसाब से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या है नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है फिट उसको बेबी को या फिर क्या है फिटस को डेवलप करके क्या है जन्म देना, ये मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है इसका फंक्शन में आता है। ठीक है, इसके अंदर बात करें स्टार्टिंग जो होती है एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्टिंग होती है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर सिंपल सा है कि भ्रूण का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, भ्रूण बन कैसे रहा है, इसके अंदर पूरा यहीं से आएगा, फर्टिलाइजेशन से या फिर ओजेनेसिस प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए स्वाभाविक से फीमेल वाला पढ़ रहे हैं, इसके लिए अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक ओवम, दूसरा स्पर्म। ठीक है, ओवम बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या है ओजेनेसिस कहते हैं, स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये दोनों चीजें हम लोग को पढ़नी है। इसके बाद शुरुआत हम लोग के मिडवाइफरी की यहीं से हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो पूरा हम लोग को पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन से लेके, ठीक है, या फिर क्या है सीधा कॉन्सेप्शन से लेके, ठीक है, डिलीवरी तक, ठीक है, या फिर हाँ डिलीवरी तक, ठीक है, या फिर सिंपल लेबर तक। ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है, ये पूरा क्या है, या फिर बात करें तो 0 से लेके 9 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसके अंदर नॉर्मल क्या क्या रहेगा और इसके अंदर एबनॉर्मल क्या क्या रहेगा, और उस एबनॉर्मलिटी को हम मैनेज किस तरीके से करें। ठीक है, ये पूरी चीजें क्या है हमें इस पूरी मिडवाइफरी के अंदर क्या है पढ़ना है। क्लियर, पहले यूनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है नॉर्मल चीजें दी गई, ओजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर फीटल का डेवलपमेंट हो गया किस तरीके से होता है, और फीटल स्कल प्लेसेंटा, इनके बारे में क्या है हम जो है थर्ड यूनिट के अंदर क्या है ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। जैसे ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे फिर ये आता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, यानी पूरे 9 मंथ टाइम ड्यूरेशन में जो कंसीव होते प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और टाइम ऑफ डिलीवरी तक क्या ये कंटिन्यू चलता है, जो टाइम पीरियड होता है। इतना क्लियर हुआ, फिर नेक्स्ट यूनिट में जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये टाइम पीरियड हुआ, इसके बाद फिर आता है नॉर्मल लेबर के बारे में। ठीक है, लेबर के जो इवेंट डेफिनेशन होता है ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होके, ठीक है,
फॉल्स नहीं, ट्रू लेबर पेन या फिर क्या है कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, लेके तो ये पूरा जो है कब तक चलेगा, या फिर जो लेबर का जो टाइम ड्यूरेशन सर्विक्स डायलेशन से स्टार्ट होता है, और सर्विक्स डायलेशन से स्टार्ट होने के बाद जो है जब तक क्या है प्लेसेंटा एक्सपेल आउट ना हो जाए, ठीक है, पूरा ये जो स्टेज चलता है या जो इवेंट्स चलती है उस पूरी कंडीशन को क्या है हम लेबर के रूप में क्या है डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर इसके स्टेजेज और सारी चीजें ये पूरा लेबर का रहेगा। यहाँ तक क्या 3 यूनिट के अंदर जो हम लोग पढ़े कहाँ से शुरुआत की थी, कॉन्सेप्शन से शुरुआत की थी 0 से, फिर पूरा प्रेगनेंसी के टाइम पढ़ेंगे और लास्ट में लेबर यानी डिलीवरी तक का पूरा हम कवर करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट यूनिट में जैसे ही आगे बढ़ेंगे, फिर आता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेबी है न्यूबॉर्न है उसका जब डिलीवरी हुआ लेबर के बाद जो है मैनेजमेंट करना क्या है आवश्यक है, नहीं तो क्या है फिर जो है हाइपरबिलिरुबिनिया या कई सारी कंडीशंस क्या है बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसका मैनेजमेंट हमें किस तरीके से करना है, और मैनेजमेंट के बाद फिर आता है जो प्यूपेरियम कंडीशन, ठीक है। प्यूपेरियम क्या होता है पढ़ा है, अभी नहीं है। प्यूपेरियम टाइम ड्यूरेशन रखते हैं जो डिलीवरी के बाद या लेबर के टाइम के बाद वाला जो ड्यूरेशन होता है जिसमें ऑर्गन्स या फिर क्या है जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रिवर्सल कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि यहाँ तक जो है हम लोग 7 यूनिट तक, ठीक है, 7 यूनिट तक हम लोग को जो पढ़ना, सेकेंड यूनिट हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, थर्ड यूनिट से हम लोग ने शुरू कहाँ से किया था, कॉन्सेप्शन से, ठीक है। कॉन्सेप्शन से शुरू किया, कॉन्सेप्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद 9 मंथ तक फीटल का डेवलपमेंट हुआ यानी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन रहा, इसके बाद फिर लेबर हुआ, लेबर के बाद फिर जो है बच्चा जो न्यूबॉर्न हुआ उसका मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट करने के बाद प्यूपेरियम पीरियड। ये सारी चीजें जितनी हम जो पढ़ के आ रहे हैं ये किस कंडीशन में है, ये सब नॉर्मल, ये सब हम जो पढ़ के आ रहे हैं वो क्या पढ़ के आ रहे हैं नॉर्मल, यानी 0 से लेके जब तक क्या है प्रीपेरियम पीरियड यानी जो है ऑर्गन रिवर्सल जब तक नहीं होने लगते न्यूबॉर्न की केयर तक लेकर ये सारी चीजें कैसी चल रही हैं, ये नॉर्मल कंडीशन की चल रही है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आता है यहां से शुरू होते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अभी तक नॉर्मल के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ से क्या चीज शुरू हो रही है एबनॉर्मल कंडीशन के। सबसे पहले क्या है मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। जो कॉन्सेप्शन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीटल डेवलपमेंट फेज चल रहा था 9 मंथ का, उस 9 मंथ के अंदर यानी प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन में कौन कौन सी क्या है कॉम्प्लिकेशंस या फिर कौन कौन सी क्या है एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जिसमें कॉमन जो आता है वो क्या है ब्लीडिंग हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एबॉर्शन हो गया, और भी हाइपर एमएस ग्रेविडेरम, ये सारी कंडीशंस क्या है देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सारी जो कंडीशंस है वो कैसी हैं एबनॉर्मल, ठीक है। हम लोग अभी तक जितने 7 यूनिट तक रहेगा वो क्या रहेगा नॉर्मल, पहले हम जान लेंगे क्योंकि अब नॉर्मल को हम तभी समझ पाएंगे जब हमें ये पता रहे कि चीजें सही क्या है, ठीक है। सामने वाले को या कोई चीज रखी है सामने अच्छी है या बुरी है तभी हम डिसाइड कर पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि वो अच्छी क्या हो। क्लियर। पहले हम जो है जितना भी नॉर्मल है वो पढ़ेंगे, इसके बाद फिर उसके अंदर क्या क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है लेबर के टाइम पे, ठीक है, कौन कौन से रिस्क देखने को मिलेंगे, ठीक है। 9 मंथ तक प्रेगनेंसी का चला, फिर क्या लेबर होगा उसमें भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसमें भी कोई ना कोई रिस्क हो सकता है या कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर क्या है मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क लेबर की कौन कौन सी क्या है कंडीशन या फिर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज क्या है देखने को मिलती है। तो इसमें जो मेनली देखा जाता है 3 चीजें कंडीशन होती हैं, या तो बेबी का पोजीशन सही ना हो, या प्रेजेंटेशन सही ना हो, पेल्विस छोटा हो, ठीक है, इसके साथ साथ एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो या मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, ऐसी कंडीशन में क्या ये देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क लेबर का रहेगा, अगर नॉर्मल लेबर नहीं होता तो इसके लिए क्या है तो सी सेक्शन को क्या है हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। वो आगे जो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी किस किस में क्या हम करेंगे। नेक्स्ट आता है फिर प्रिपेरियम कंडीशन में, ठीक है, कौन कौन सा मैनेजमेंट करेंगे, यानी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पहले सब नॉर्मल का पढ़ के आए, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम किसके पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल का। पहले प्रेगनेंसी में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी यानी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, फिर आए कि कौन कौन सी लेबर के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, फिर कौन सा
प्यूपेरियम टाइम पे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, और नेक्स्ट फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर जो न्यू बॉर्न है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन या कौन कौन से रिस्क क्या देखने को मिले। क्लियर हुआ? फिर ये आते हैं कि उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करना तो कौन कौन सी हम सर्जरी का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या कौन कौन से ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन किए जाते हैं जिनका क्या है हम यूज करते हैं, चाहे वो लेबर के टाइम पे हो या प्रेगनेंसी में कोई हाई रिस्क हो, ठीक है, या फिर प्यूपेरियम के टाइम पे कोई भी हाई रिस्क हो, तो उस समय कौन कौन से क्या हम ऑपरेशन या कौन कौन सी सर्जरीज क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर आता है कि कौन कौन सी क्या हम ड्रग्स यूज करते हैं, और नेक्स्ट आता है कि एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट रिलेटेड टू मिडवाइफरी, यानी कौन कौन से ऐसे जो है लीगल एथिक्स बने हुए हैं या कौन कौन से ऐसे लॉ या कानून बने हुए हैं जो क्या है मिडवाइफरी को क्या बचाने का काम करें, या इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, जिनसे क्या हम अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है। किसी को हैवी ब्लीडिंग हो गई है, चाहे एपीएच हो जाए चाहे पीपीएच हो जाए, पेशेंट की डेथ हो जाए, मदर की डेथ हो जाए, फिटस की या बेबी न्यूबॉर्न की डेथ हो जाए, तो उसमें क्या है आप किन किन तरीकों से क्या अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या है इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट जो है वो दिए गए। ये पोर्शन किसका, गायनेकोलॉजी का। पहले इतना क्लियर हुआ। अब इसके अंदर कितने यूनिट दिए गए हैं, 14 यूनिट। क्लियर? अब पूरा इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है निकलेगा था, काफी दिन से पढ़ाई नहीं, भूल गए। स्प्लिट विंडो किससे होगी, पूरा जो मिडवाइफरी की बात करें तो मिडवाइफरी को क्या है दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। कितने सेक्शन में, दो सेक्शन में, दो यूनिट स्टार्टिंग के छोड़ दो। पहला तो इंट्रोडक्शन था, क्लियर। दूसरा कौन सा है, एनाटॉमी है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो को छोड़ दो, फिर इसको दोनों को किस में डिवाइड कर दो, दो भागों में। जो सिलेबस बहुत बड़ा लगता है ना कि इतना बड़ा सिलेबस है, दो भागों में डिवाइड कर दो सिलेबस को, ठीक है। सबसे पहला जो है थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड में क्या आता है कि सबसे पहले क्या है कॉन्सेप्शन वाला, फर्टिलाइजेशन प्लस फीटल डेवलपमेंट। क्लियर? दूसरा कौन सा आता है इसी में साथ में है फीटल डेवलपमेंट, क्योंकि पूरा 9 मंथ तक चलता है, इसलिए इसको भी क्या है जो फीटल डेवलपमेंट रहेगा वो किस कंडीशन में भी रहता है, प्रेगनेंसी में भी। क्लियर? दूसरा। अब यहाँ पे ये नॉर्मल वाला था कि नॉर्मल प्रेगनेंसी की जो 9 मंथ तक चलेगी। दूसरे में क्या था, दूसरी साइड नेक्स्ट यूनिट में क्या आया, मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क या फिर कॉम्प्लिकेशन, यही था ना। कॉम्प्लिकेशन की प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या रहेगी और इस प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से क्या है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट यूनिट में इधर पे क्या आ गया था, लेबर का, नॉर्मल लेबर क्या है, ठीक है। इसी का इधर क्या आ गया कि कौन कौन सा हाई रिस्क है या कौन कौन से क्या है कॉम्प्लिकेशंस लेबर के अंदर क्या है देखने को मिलेंगे। टॉपिक एक ही है, सिर्फ उसकी ये नॉर्मल कंडीशन पहले हमें पढ़नी है, फिर इसके बाद कौन सा पढ़ना है हमें, एबनॉर्मल कंडीशन। क्लियर? फिर इसके बाद नेक्स्ट प्यूपेरियम कंडीशन आया। प्यूपेरियम में नॉर्मल प्यूपेरियम क्या है और इसके बाद उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हैं। फिर इधर हम लोग को क्या पढ़ना है कि न्यूबॉर्न का मैनेजमेंट क्या है और उसके अंदर कौन कौन से हाई रिस्क या कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस। क्लियर? फिर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, ठीक है, इन सारे कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो आ रहे हैं इस कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए या बचने के लिए हम कौन कौन से क्या हैं
ऑपरेशंस कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल्स में जैसे लेबर के अंदर जो हाई रिस्क आता है या कॉम्प्लिकेशंस आता है वो देखने को आता है कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है, पेल्विस क्या अगर सिकुड़ा रहेगा तो क्या नॉर्मल लेवल पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं हम, सी सेक्शन कर सकते हैं, यानी सिजेरियन कर देंगे, क्या हम फीटस को क्या बाहर या बेबी को क्या हम बाहर निकाल। तो कौन कौन से हम ऑपरेशन कर सकते हैं इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, इसके साथ साथ इन कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन सी हम ड्रग्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये पूरा छोटा सा क्या है आपका मिडवाइफरी का पूरा सिलेबस है, ठीक है। क्लियर? सिलेबस बहुत छोटा है, पढ़ना कितना है, सिर्फ हमें पढ़ना कहां से शुरू करनी है, 0 से शुरू करना है। शुरुआत कहां से करनी है, 0 से। 0 मतलब कॉन्सेप्शन से, ठीक है, कॉन्सेप्शन से शुरू करना और चलना कहां तक है, 9 मंथ, ठीक है, प्लस इसके बाद का प्रिपेरियम पीरियड, ठीक है। इतना बस खाली हमें पढ़ना है, 0 से लेकर 9 मंथ तक का हम पढ़ लेंगे, हमारी मिडवाइफरी क्या होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? और उसमें भी 4 ही पार्ट पॉइंट है, एक फेटल डेवलपमेंट वाला हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, ठीक है, दूसरा लेबर हो गया, तीसरा प्रिपेरियम हो गया, चौथा न्यूबॉर्न हो गया, ठीक है। कभी भी कोई भी पूछ ले आपसे कि आपको जो है लेबर के बारे में कितने या मिडवाइफरी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो उससे कह देना बस हमें 4 चीजें पढ़नी है, ठीक है। एक तो क्या है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दूसरा प्रेगनेंसी, और इन्हीं में दोनों में मिक्स करके जो है फिटल डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो जाएगा फिटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हम पढ़ लेंगे, तो दूसरा प्रेगनेंसी पढ़ लेंगे, तीसरा लेबर के बारे में पढ़ लेंगे, और प्रिपेरियम के बारे में पढ़ लेंगे, और एक और आता है लास्ट में न्यूबॉर्न। सिर्फ न्यूबॉर्न का पढ़ना है, जैसे ये बच्चा बड़ा होगा तुरंत पीडिया में चला जाएगा, ठीक है। कितनी 5 चीजें क्या है हमें पूरा मिडवाइफरी के अंदर पढ़नी है, ठीक है। अब इसी के नॉर्मल कंडीशन और एबनॉर्मल कंडीशन, उस एबनॉर्मल कंडीशन से किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसके लिए सर्जरी या ऑपरेशन और मेडिसिन, ठीक है। इतना छोटा सा ये 5 लाइन का आपका पूरा मिडवाइफरी का सिलेबस है। क्लियर हुआ? बाकी और जो बहुत सारे यूनिट दिए गए हैं क्या क्या, यही 5 पॉइंट के अंदर पूरा पढ़ना, और ये पांचों पॉइंट जो है फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, लेबर, प्रिपेरियम, न्यूबॉर्न, ठीक है। न्यूबॉर्न को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये तो जन्म के बाद बच्चा पीडिया में चला जाएगा, सिर्फ मैनेजमेंट कब करना है कि जब जो है जन्म ले। चारों पॉइंट ये फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, लेबर, प्रिपेरियम, ये चारों जो है डिपेंड किस पे करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वही ओवेरीज, ठीक है, ओवेरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, लेबर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी का जो रहेगा वो यूट्रस का, लेबर जो रहेगा वो सर्विक्स और वेजाइना का रोल रहेगा। इतनी सारी चीजें प्रिपेरियम में सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वही चीजें क्या है इसके अंदर मिडवाइफरी में हमें। क्लियर हुआ मिडवाइफरी का? इसमें कोई कंफ्यूजन पहले वो क्लियर कर लो। क्या? हाँ तो सिलेबस में कुछ नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है। कितना क्लियर हुआ? क्या? अभी इजी लग रहा है। अब आते हैं मिडवाइफरी के अंदर, सॉरी गायनिकोलॉजी के अंदर। गायनिकोलॉजी में सबसे पहले गायनिकोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में, दूसरा आता है पुबर्टी के बारे में, ठीक है, पुबर्टी मतलब डेवलपमेंट ऑफ द जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर क्या है सेक्सुअल ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी,
तो फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के यहाँ पे कॉजेज, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, ये पूरा दिया गया। एक टॉपिक है खाली जो 2 घंटे की क्लास कर दिया, पूरा एक यूनिट बना दिया, जबकि खाली फर्टिलिटी एक टॉपिक है, इनफर्टिलिटी एक टॉपिक। ठीक है, फर्टिलिटी मतलब ओवम और स्पर्म का मिलकर जाइगोट बनाना, दैट इज कॉल्ड फर्टिलिटी। और इनफर्टिलिटी मतलब 1 साल तक, ठीक है, कोई भी एलिजिबल कपल, ठीक है, कोशिश करने के बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आता है पेल्विक इन्फेक्शंस, यानी जितनी भी इन्फेक्शंस कंडीशन है, ठीक है, बल्बा, वेजाइना, वेजानाइटिस और ये सारी चीजें जो डिसऑर्डर के अंदर आएंगे, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आएगा गायनकोलॉजिकली डिसऑर्डर, कौन कौन से डिसऑर्डर के यहाँ देखने को मिलते हैं, यानी जो मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर के यहाँ डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। ये सारे जिसमें इसमें ये जो एबनॉर्मलिटी पढ़ रहे थे वो क्या थे कि इसके फंक्शन की एबनॉर्मलिटी पढ़ रहे थे। ये फंक्शन इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का था, तो प्रेगनेंसी को कंसीव कराना, उसको सर्वाइव कराना और लेबर तक ले जाना। इसमें जो एबनॉर्मलिटी क्या देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ब्रीस्ट है, ब्रीस्ट के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, और लास्ट टॉपिक आता है मेनोपॉज। ठीक है, इसके बाद ये पूरा जो है मिडवाइफरी तो छोटा है, सॉरी गायनकोलॉजी तो छोटा है, ठीक है, मिडवाइफरी सबसे बड़ा है, तो मिडवाइफरी में भी ज्यादा नहीं है, 4 पॉइंट है, इनको हम लोग पढ़ लेंगे, तो जो हम लोग का 140 घंटे का सिलेबस है वो कवर कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ बेसिक? अब इसमें जो लोग शायद ऑनलाइन कोई जो 2 लोग जुड़े हुए हैं, और इसमें एक और है, ऑनलाइन वाले भी सुन रहे होंगे कि इसमें अगर जो पढ़ा रहे, जो जैसे जो यहाँ बैठे हैं, ठीक है, जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगर नहीं सुनाई दे रहा, कंफ्यूजन हो रही, कोई डाउट हो गया, मैंने कुछ बोला नहीं समझ में आया, तो इस पर मैसेज डाल देना। मोबाइल पे उनको चैट का ऑप्शन आता है, तो मैसेज डाल दोगे तो मुझे यहाँ शो करता रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई मैसेज डाल देगा मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। क्लियर?